नमस्कार दोस्तों, मैं हूं दीपक सिंह और कैरियर प्लस ऑनलाइन के इस क्लासरूम प्रोग्राम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। और आज हम बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में पढ़ेंगे कि एशियाई शेरों की संख्या में एक अच्छी वृद्धि दर्ज की गई है। इकोलॉजी, क्लाइमेट चेंज और एनवायरनमेंट के दृष्टिकोण से ये बहुत ही अच्छी खबर है, क्योंकि भारत सरकार इस पर बहुत अधिक ध्यान दे रही है, बहुत अधिक पैसे भी खर्च कर रही है, बहुत अच्छी प्लानिंग भी कर रही है। इसके अलावा यूपीएससी का ये बहुत ही पसंदीदा सेक्टर है इकोलॉजी, एनवायरनमेंट एंड क्लाइमेट चेंज का। तो इस तरह की जब खबरें आती हैं तो यूपीएससी का इस पर विशेष ध्यान दिया जाता है और यूपीएससी यहाँ से प्रश्न बनाने की पूरी कोशिश करती है। और उसी से संबंधित आज हम बात करेंगे एशियाई शेरों के बारे में। मेरे पीछे जो तस्वीर आप देख रहे हैं एशियाई शेरों की है, सांकेतिक तस्वीर है, आपको अच्छा लगेगा क्योंकि इनकी संख्या बहुत कम हो गई थी। ये लगभग रेड लिस्ट में आ गए थे। इसके बाद इनकी संख्या में इजाफा दर्ज किया गया, जो भारत सरकार के लिए, इस देश के लिए बहुत ही खुशी की बात है, एक अच्छी खबर है पर्यावरण के दृष्टिकोण से। आइए हम इसके डिटेल के बारे में जानने की कोशिश करते हैं कि आखिर इसके पीछे की क्या कहानी है और किस तरह के यूपीएससी प्रश्न आपसे पूछ सकती है और जिसके लिए आपको तैयार रहना चाहिए। ठीक है, हम आगे बढ़ते हैं अपने टॉपिक पर। इनको मिनिमाइज कर देते हैं, लेकिन संख्या में नहीं, सिर्फ तस्वीरों में। एशियाई शेरों की वर्तमान स्थिति क्या है? ये रिपोर्ट है, भारत सरकार की रिपोर्ट जारी किया है। इसमें कहा गया है कि जो एशियाई शेर हैं उनकी जो संख्या है वो बढ़ गई है, लेकिन कितनी बढ़ी है आप देखिए कि लगभग एशियाई शेरों की संख्या में लगभग 29% की जो है कि बढ़ोतरी दर्ज की गई है। ये सरकारी आंकड़े हैं। ये आपसे सवाल यहां से सीधे पूछे जा सकते हैं कि 29% जो है कि एशियाई शेरों की संख्या में वृद्धि दर्ज की गई, सरकारी रिपोर्ट है यूपीएससी के हिसाब से। इसको आप ध्यान रखिए। यहां से प्रश्न बन सकता है। दूसरा प्रश्न बन सकता है गुजरात के गिर के जंगलों में। गुजरात के गिर के जंगल आप जानते हैं कि उत्तरी महाराष्ट्र, पूरा गुजरात का जो क्षेत्र है, दक्षिणी गुजरात और पूरा उत्तरी महाराष्ट्र दोनों ही मिलाकर क्या है, ये गिर के जंगल पाए जाते हैं। और उन्हीं जंगलों में जो है कि शेरों की बहुत बड़ी तादाद भी पाई जाती है, जिसकी रिपोर्ट में बताया गया कि इनकी संख्या में बढ़ोतरी दर्ज की गई है, जिसमें सरकारी प्रयासों की तरफ ही इंडिकेट करता है। 2005 में जो जनगणना हुई थी, इनकी जो गणना हुई थी, वो लगभग 523 संख्या बताई गई थी। मैं 2015 की बात कर रहा हूँ। और एशियाई शेरों की जो गणना होती है प्रत्येक 5 वर्ष के बाद होती है। और 2020 में जो हुई है, इनकी संख्या बढ़कर 674 दर्ज की गई है। 2020 में इनकी संख्या बढ़कर 674 हो गई है और 2015 में इनकी संख्या जो है कि 523 हो गई है। यूपीएससी आपसे आंकड़े नहीं पूछेगी, ये नंबर्स तो नहीं पूछेगी, लेकिन आपके ध्यान में रहेगा तो उसके आप स्टेटमेंट में नहीं फंसोगे, उसके आप जाल में नहीं फंसोगे। इसलिए इन 3 आंकड़ों को ध्यान रखेंगे। 29% की वृद्धि हुई और ये संख्या दोनों याद रखेंगे आप, क्योंकि यहाँ से आपको उलझाने का प्रयास यूपीएससी कर सकती है, जिसमें आपको उलझने की जरूरत नहीं है। और जो चौथा प्रश्न बना सकती है वह है कि उनके जो प्रवास क्षेत्र होता है, प्रवास का मतलब ये होता है कि जो शेर हैं कहाँ कहाँ तक जा सकते हैं विचरण के लिए, प्रजनन के लिए, रिहाइश के लिए, कहाँ कहाँ रुकते हैं। तो जहाँ वो रहना पसंद करते हैं उनको बोलते हैं शेरों का अपना प्रवास स्थान। और उनका जो क्षेत्रफल है वो बढ़कर भी ज़्यादा हो गया है। उनकी जो अब क्षेत्रफल पड़ गया है 39,000 वर्ग किलोमीटर बढ़ गया है। अब 39,000 किलोमीटर भी बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है। इंपॉर्टेंट तो एनवायरमेंट के दृष्टिकोण से बहुत इंपॉर्टेंट है कि यूपीएससी भी आपसे ये आंकड़ा नहीं पूछेगी, यहाँ भी आपको फंसाने के प्रयास करेगी, क्योंकि इसमें 2 नए जिले जोड़े गए हैं, सुरेंद्र नगर और दूसरा जिला है मोरबी। यह इंपॉर्टेंट आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। मोरबी और सुरेंद्र नगर ऐसा क्षेत्र है जो शेरों के रहने के योग्य है और जिसको उनके क्षेत्रफल में जोड़ा गया है। ये 4 स्लाइड्स आपके सामने हैं और चारों ही स्लाइड से आपको प्रश्न पूछे जा सकते हैं। या तो चारों स्लाइड से एक में प्रश्न पूछे जा सकते हैं या चारों से 4 प्रश्न पूछे जा सकते हैं। हालांकि यूपीएससी में संख्या क्वेश्चन से कम होती है, तो कोशिश करेंगे आपको फंसाने के लिए, इनके स्टेटमेंट में ही आपको इसमें परेशान करने के लिए।
सुरेंद्रनगर और मोरबी नए 2 जिले ऐड हुए हैं, जिससे संख्या बढ़कर क्षेत्रफल उनका 39,000 वर्ग किलोमीटर हो गया है। गिर के जंगलों में पाए जाते हैं, उनकी संख्या 29% बढ़ी है और 15 में संख्या 523 थी, 2020 में संख्या शेरों की बढ़कर 674 हो गई है। इन 4 बातों को विशेष रूप से आप याद रखेंगे एग्जाम के दृष्टिकोण से। नए टॉपिक हम बात करते हैं कि एशियाई शेरों के बारे में कुछ महत्वपूर्ण टॉपिक के बारे में बात करेंगे कि आखिर में एशियाई शेरों से और किस तरह के प्रश्न बन सकते हैं जो आपसे यूपीएससी पूछ सकती है। इनका जो वैज्ञानिक नाम है ना, पेंटेरा लियोपर्सिया है। क्या है? पेंटेरा लियोपर्सिया। एशियाई शेरों को कहा जाता है पेंटेरा लियोपर्सिया। ये जो है कि पाए जाते हैं, इनका जो एक वैज्ञानिक नाम है, अगर आपको पूछे, कई बार पूछ भी लेता है, तो इसका आप ध्यान रखेंगे। और यहाँ से भी चारों ही मिला के इंपॉर्टेंट प्रश्न पूछा जा सकता है। और का जो मुख्य क्षेत्र है गुजरात का गिर के जंगल हैं और आसपास के क्षेत्र हैं। ये भारत में एशियाई शेरों का मुख्य निवास स्थान कहाँ है? गुजरात में गिर के जंगल हैं, इस बात को आप ध्यान रखेंगे। और पेंटेरा लियोपर्सिया क्या है? इन एशियाई शेरों को वैज्ञानिक लोग उसको उस नाम से पुकारते हैं। अब समझिए इंपॉर्टेंट फैक्ट और है एशियाई शेरों के बारे में, वो है रेड लिस्ट। रेड लिस्ट कौन जारी करता है? IUCN, इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर। इसको बोलते हैं इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर। यह दुनिया की ऐसी संस्था है जो दुनिया में हो रहे जंगली जीव जंतुओं के नुकसान और उनके होने वाले प्रभाव के बारे में गणना करती है। और रेड और ग्रीन, येलो एंड रेड, 3 तरह की जो है कि ये रेड लिस्ट जारी करती है। एक होती है ग्रीन, एक होती है रेड और एक होती है येलो। रेड लिस्ट में उन्हीं जीव जंतुओं का नाम होता है जो जीव जंतु बहुत ही ज़्यादा विलुप्त होने के कगार पर होते हैं या वो ख़त्म होने की कैटेगरी में आते हैं। तो जो ये इंटरनेशनल जो एक यूनियन है ना, ये क्या करती है? एक रेड लिस्ट जारी करती है। और एशियाई शेरों को इस अंतर्राष्ट्रीय संस्था ने रेड लिस्ट में रखा हुआ है। मतलब कि इनकी संख्या लगातार घटती जा रही है। यदि सरकार, देश की जनता, प्रशासन ने इनके ऊपर ध्यान नहीं दिया तो धीरे धीरे ये जो शेर हमारे देश से खत्म हो जाएंगे। और इन शेरों को क्या हुआ? भारतीय वन्य जीवन अधिनियम 1972 के तहत भी क्या किया गया है? संरक्षित किया गया है। आप इस बात का ध्यान रखेंगे कि 1972 जो अधिनियम है वो लॉयन पर भी लागू होता है और टाइगर पर भी लागू होता है। तो यहां से भी यूपीएससी आपसे सवाल पूछ सकती है, क्योंकि ये 4 जो है मैंने आपको इंपॉर्टेंट टॉपिक बताए हैं, चारों के चारों इंपॉर्टेंट टॉपिक से यूपीएससी प्रश्न पूछ सकती है। हो सकता है कि डायरेक्ट न पूछे तो इनडायरेक्ट ही आपको जो है कि फैक्चुअल बातों में उलझा सकती है। आपको फंसने की जरूरत नहीं, इन 4 फैक्चुअल बातों को याद रखेंगे। थर्ड हम बात करेंगे आपसे एशियाई शेरों की गणना कैसे होती है। कैसे होती है उसकी तो एक बहुत ही प्रॉपर सेटिंग है, लेकिन इस साल 2020 में गणना नहीं हो पाई थी जैसे सामान्य गणना होती है। तो लेकिन गणना तो पूरी करनी ही थी, इसलिए सरकार ने दूसरे विधियों का इस्तेमाल भी किया है। अब यहां से आपको सवाल पक्का यूपीएससी पूछ सकती है, क्योंकि ये सामान्य गणना 2020 में शेरों की नहीं की गई है। यह गणना जो की गई है वो असामान्य है और एक दूसरी विधि को भी अपनाया गया है जो अभी तक इस देश में नहीं अपनाया गया था। जैसे कि पहली जो विधि अपनाई गई पूनम अवलोकन। पूनम अवलोकन विधि में क्या होता है कि प्रत्येक माह में आप जानते हैं कि पूर्णिमा आती है। पूर्णिमा में क्या होता है? चांद जो है कि रात भर बहुत अच्छी स्थिति में होता है और उसमें क्या होता है, इसकी शुरुआत 2014 में हुई थी और ये 24 घंटे जो है किसके इस्तेमाल होता है। दिन में सूरज होता है, शाम को क्या होता है? चंद्रमा होता है। पूनम अवलोकन विधि, इस विधि के बारे में पूछ सकता है, लेकिन जब जैसे ही आपको ऑप्शन यूपीएससी देगा कि सबसे ऊपर इसी को रखेगा कि पूनम अवलोकन विधि से क्या हम शेरों की गणना कर सकते हैं, तो 90% विद्यार्थी सबसे पहले इसी को कट मारेंगे कि नहीं, यहाँ तो ये तो हो ही नहीं सकता है।
तो ऐसे यूपीएससी फंसाने की कोशिश करता है, जहां पे आपको विश्वास न हो वहीं से जरूर प्रश्न पूछता है। पूनम अवलोकन विधि में क्या होता है, चांद की रोशनी में रात भर शेरों के बारे में स्टडी किया जाता है और हर महीने किया जाता है। तो पूनम अवलोकन विधि को लेकर भी आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है। हालांकि काउंटिंग तीनों विधियां हैं, लेकिन हो सकता है कि तीनों ही दे दी फिर आपको परेशान करने के लिए। अब होता है ब्लॉक काउंटिंग विधि। ब्लॉक काउंटिंग में क्या होता है, ब्लॉक काउंटिंग में क्या होता है कि पूरे जंगली क्षेत्र को जहां पर शेर लोग निवास करते हैं उनको पूरे कई ब्लॉक्स में बांट दिया जाता है और अधिकारियों को सौंप दिया जाता है, जो एक्सपर्ट होते हैं जीव जंतुओं को सौंप दिया जाता है काउंटिंग करने के लिए। ब्लॉक्स में क्या होता है, ज्यादातर जल स्रोतों पर ध्यान दिया जाता है कि क्योंकि शेर जो अक्सर पानी पीने के लिए उन जगहों पर जरूर आते हैं, वहां पर क्या होता है उनको ध्यान रखा जाता है और वहां पर क्या होता है उनकी काउंटिंग करनी आसान हो जाती है। तो एक होता है ब्लॉक काउंटिंग विधि, एक होती है पूनम अवलोकन की विधि, और दूसरा होता है लॉ एंड ट्रैकर। ये बहुत ट्रेडिशनल है, परंपरागत से चला आ रहा है। ठीक है, शेरों को ढूंढने की कोशिश की जाती है और उनकी गिनती भी की जाती है। लॉ एंड ट्रैकिंग, लॉ एंड ट्रैकिंग में क्या होता है कि ऐसे विधि का इस्तेमाल करते हैं कि शेर कहाँ कहाँ जा रहे हैं, कहाँ कहाँ से आ रहे हैं, तो उसमें रिपीटिशन के चांस कम होते हैं। इन तीन विधियों से इस बार जो है एशियाई शेरों की गणना की गई है, क्योंकि इस साल कोरोना महामारी की वजह से सामान्य गणना नहीं हो पाई थी। इसलिए यह यूपीएससी के एग्जाम से बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि पहली बार इसमें पूनम अवलोकन विधि का इस्तेमाल किया गया है, जहां से आपको यूपीएससी सवाल पूछ सकती है। और कुछ मैं आप बातें बता दूं कि जैसे गणना प्रत्येक 5 वर्ष में होती है। मैं पहले ही बता चुका हूं कि शेरों की जो गणना होती है प्रत्येक 5 वर्ष में होती है, और यहाँ पे भी क्या कर रहे हैं हम लोग, प्रत्येक 5 वर्ष से होते हैं। लेकिन यूपीएससी के हिसाब से जो बात ध्यान रखने वाली वह है, क्योंकि शेरों की जो गणना है शुरू हो गई थी आज़ादी से पहले 1936 में ही। 1936 में ही पहली बार शेरों की जो गणना है शुरू हो गई थी। इसलिए आप ध्यान रखेंगे, आपको फंसाया जा सकता है। यूपीएससी अक्सर आपको 1972 देकर इस यहाँ से आपको पूछने की कोशिश करेगी कि शेरों की गणना का स्टेटमेंट भी देगी तो 1972 से शुरू होती है या आज़ादी के बाद शुरू होती है। बहुत आपको फंसाएगा तो फिर बोलेगा कि 1947 से शुरू हुई थी। लेकिन आप ध्यान रखेंगे कि भारत में जो शेरों की गणना शुरू हुई थी 1936 में हुई थी। यहाँ से आपको यूपीएससी फंसाने की कोशिश कर सकता है, इस बात को ध्यान रखेंगे। स्टेटमेंट में आपको दे देगा, साल तो आपको इम्पोर्टेंट बहुत ज़्यादा नहीं है, वो नहीं पूछेगा, लेकिन आपको ध्यान दिलवाना जरूरी है कि देश में शेरों की जो जनगणना है आज़ादी के पहले ही शुरू हो गई थी। क्योंकि 2020 में कोरोना महामारी की वजह से जनगणना, सामान्य जनगणना नहीं हो पाई थी। सामान्य गणना इसको बोलते हैं हम लोग, जो हर साल 5 साल के बाद होती है। सामान्य गणना जो हर 5 साल के बाद होती है, ये नहीं हो पाई थी 2020 में। इसीलिए पूनम अवलोकन विधि का इस्तेमाल किया गया, ट्रैकिंग इस्तेमाल किया, ब्लॉक का इस्तेमाल किया गया था। अब एक इम्पॉर्टेंट बात ये समझने की कोशिश कीजिए कि 2018 में भी एक महामारी आई थी, जैसे केनाइन डिस्टेम्पर वायरस। अभी हमारे पास कोविड-19 चल रहा है, कोरोना वायरस चल रहा है, लेकिन शेरों ने कोरोना जैसी महामारी जिसको बोलते हैं केनाइन डिस्टेम्पर वायरस, ये जो है कि 2018 में ही एशियाई शेरों को जकड़ लिया था। और दूसरी साथ में जो बीमारी आई थी बेबी सिरोसिस आई थी। बेबी सिरोसिस और ये दो बीमारियों ने मिलकर लगभग 20 से 30 शेरों ने जो है कि अपना दम तोड़ दिया था। ठीक है, ये एक वायरस की महामारी थी जो शेरों में 2018 में फैल गई थी, जिससे भारतीय पूरी योजना को काफ़ी झटका लगा था, क्योंकि अचानक से 20 से 30 जानवरों ने अपना दम तोड़ दिया था। तमाम मेहनत के बावजूद भी इतनी संख्या घट गई थी, क्योंकि केनाइन डिस्टेम्पर वायरस और बेबी सिरोसिस दो बीमारियां उनको लग गई थी, जिसकी वजह से हम 20 से 30 जो शेरों को बचा नहीं पाए थे। तो जैसे आज कोविड फैला हुआ है, ऐसे कोरोना वायरस की तरह ही जानवरों में भी वायरस फैलता है, जानवर भी मरते हैं। ऐसा नहीं है कि केवल वायरस जो है कि जानवर से इंसान में ही फैलता है, जानवरों में भी वायरस फैलता है। इस बात को ध्यान रखेंगे। भारत में कोई वैक्सीन नहीं बना पाई थी, उसको आयात किया था।
और वैक्सीन को आयात करने के बाद भारत सरकार ने इनको वैक्सीनेशन करने के बाद ही इन जानवरों को फिर से पटरी पर लाने का काम किया था। अब यहाँ पर 3 बातें रखेंगे। एक केनाइन डिस्टेंपर वायरस जो शेरों में फैला हो, 2018 में सरकार पूछ सकती है आपसे यूपीएससी, और बेबी सोराइसिस जैसी बीमारी भी शेरों को लग गई थी। ये था शेरों के बारे में बहुत इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन जो आपको उम्मीद है कि काम आएगा यूपीएससी के आने वाले एग्ज़ाम में, या अगर किसी एग्ज़ाम में बैठ रहे हैं तो इसी तरह के इंटरेस्टिंग और एग्ज़ाम के हिसाब से इम्पॉर्टेंट वीडियोस को देखने के लिए, इम्पॉर्टेंट क्लास के लिए आप कैरियर प्लस ऑनलाइन की क्लास को ज्वाइन करना मत भूलिए। शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए, और अपने दोस्तों में मैक्सिमम से मैक्सिमम शेयर कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।